So let's start. Till now we have discussed mean, median, mode. What is the difference between them? All those things we have discussed. So we'll continue the same thing today also. So and try to find out when to use mode, median, and all. So that is measure of central tendency that we are doing right now. Okay. So I think some new person has joined, Anju Singh, right? अंजू, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं. आपने अभी ज्वाइन किया ना? Okay. I think she is not hearing. Okay. So let's start. So when to use mode? So we have discussed mean, median, mode, and in last class we have also taken this example. Suppose there are like these 5 people. So mean is like arithmetic mean that we talked about. कि अगर आप ये इनकी height है 5 heights, so you just do the sum of all these 5 heights and divided by 5 because they are n is equal to 5. तो आपका मीन आ जाएगा ये. मीडियन क्या हुआ? जिसके ऊपर, जिससे पहले 5 2 लोग हैं, जिसके बाद नहीं, द सेंटर जो नंबर है दैट इज योर मीडियन. एंड मोड इज जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. मोड मतलब फैशन होता है वर्ड का मतलब. सो मोड इज लाइक जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा. तो ये दोनों दो हैं जो 50 155 155 के हैं. सो ये आपका मोड हो जाता है और ये सारे के सारे आपके सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं. तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. सो व्हेन टू यूज मोड. मोड हम यूज कब करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग. तो इट कैन बी यूज्ड used with any scale of measurement that is nominal, ordinal, interval और ratio. क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है. जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को हम बोलते हैं मोड. बोला ना मैंने कि जैसे जो सबसे ज्यादा है उसी को हम मोड. तो चाहे वो नॉमिनल डेटा हो, चाहे वो ऑर्डिनल डेटा हो, इंटरवल हो या रेशियो हो, हम सभी के साथ जहां पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां पे हम वहां पे हम मोड निकाल सकते हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज, जो प्रॉब्लम है इसके साथ, जैसे मैंने कल बात की थी, जो क्लास इंटरवल है और की लोकेशन है वो इसको अफेक्ट कर सकती है. वो क्या है उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको करना है, देखना है, तो आप वीडियो देखो, वहां से आप देख लें, क्योंकि कल पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि वो समझाने में फिर और टाइम लगेगा. तो यहाँ पे मोड जो है सब जगह यूज कर सकते हैं. लेकिन जैसा कल बात की थी कि फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, है ना, जैसे आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह यूज करना है, वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि मोड से हम बहुत वो एनालिसिस नहीं करते. उसके लिए हमें अर्थमेटिक मीन ही चाहिए. तो अर्थमेटिक मीन का यूज वहां पे होता है. तो मीन, मीडियन एंड मोड से मीन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मीन पे ही बेस्ड आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और वो सारी चीजें होती हैं. वो स्टैटिस्टिक्स फर्दर नहीं कर पाओगे आप, लेकिन कोई भी स्केल पे आप मोड जरूर निकाल सकते हैं, है ना. तो व्हेन score are measured on nominal scale, it is possible or it is impossible or meaningless to calculate either mean or median. So the mode is the only way to describe central tendency. Now you know what is nominal, just giving categories, right? It's a male, female, and transgender. These are the categories. Similarly, addict, non-addict. These are the categories. So कैटेगरीज में जो कैटेगरी है उनके ऊपर तो आप मीन निकाल ही नहीं सकते ना, मीडियन निकाल सकते हैं, है ना. तो अब आपको क्या करना है, आप नॉमिनल डेटा अगर है, कहने का मतलब कैटेगरी में डेटा है, नॉमिनल डेटा है, तो आप यूज कर सकते हैं ओनली मोड. सो वहां पे आपको ये हेल्प कर देता है. आप मीन तो निकाल नहीं सकते. अब मेल और फीमेल है, इसका मीन क्या निकालोगे आप, है ना. तो इसमें लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि मेल 100 है और ये 25 है, तो ये दोनों का क्या कहते हैं आपका बता सकता है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो वहां पे मोड निकालना इजी हो जाता है, इजी रहता है, एंड सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. तो
अगर नॉमिनल डेटा है तो आप यूज कर सकते हैं, वहां पे आप बाकी चीजें यूज नहीं कर पाएंगे कैटेगरीज के साथ में। सो ये तब हम मोड को यूज करते हैं। एंड देन अब नेक्स्ट तो ये मोड का हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू मोड। You can ask question at any point of time. Just raise your hand or even just switch on your mic and ask. ठीक है? तो there is no rule कि आपको नहीं बोलना है या कब बोलना है. You can ask at any point of time. Now we are talking about median. What is median? As we have discussed, so median is like this is like suppose this is data. So median is this like 50% ऊपर है 50% नीचे है, जैसे अभी हमने वो एग्जांपल में आपको बताया था। वो उसको कंसर्न नहीं है कि ये स्कोर कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये स्कोर कितने हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। मीडियन इज लीस्ट बॉदर अबाउट दैट कि क्या है क्या नहीं है। दे आर मीन इज जस्ट द मिडिल पॉइंट, जहां से ऊपर आधा स्कोर डेटा है और आधा नीचे है, वो इन बिटवीन है। ठीक है, तो अब मीन में क्या है? देयर आर 4 स्पेसिफिक सिचुएशन where the median serves as a valuable alternative to the mean, है ना। तो अब मीन से वैसे तो मीन करते हैं, फर्दर एनालिसिस आपको करनी है, लेकिन सम टाइम यू हैव डेटा इन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल scales, so you cannot take out the mean, so that is why you use like median and mode, है ना। तो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे मीडियन ज्यादा बेहतर है, मतलब करना पॉसिबल है, ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू मीन और some other central tendency। तो फर्स्ट इज व्हेन देयर आर फ्यू एक्सट्रीम स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक्सट्रीम स्कोर्स कम हो। अब एक्सट्रीम स्कोर्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? तेजस, प्रेरणा, नैना, अंजू, एनीवन? What is extreme score? बहुत बार बताया These are मैंने। not coming in the category of normal distribution. नहीं। अच्छा, जो साइड में आते हैं वो। हाँ हाँ, सो एक्सट्रीम स्कोर्स क्या है? जैसे ये हमने सुना, ये वाले ये जो स्कोर्स हैं, ये एक्सट्रीम स्कोर्स हैं जो यहाँ पे आएंगे। कहने का मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वैसे भी देखें तो एक्सट्रीम स्कोर्स कौन से हैं कि अगर सपोज 5 स्कोर्स हैं तो 5 है, 10 है ना, 100 है, इधर 1 है, यहाँ पे 30 है। तो एक्सट्रीम स्कोर्स क्या हो गए? ये एक्सट्रीम स्कोर्स हो गए। ये इन दोनों से बहुत दूर है, या इन तीनों से 1 बहुत ही कम है और 100 बहुत ही ज्यादा, तो एक्सट्रीम्स में है। तो दीज आर द एक्सट्रीम स्कोर्स। तो अब व्हेन देयर आर फ्यू एक्सट्रीम स्कोर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, जब एक्सट्रीम स्कोर्स कम हो तब हम यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? व्हाई दिस? सो रीजन इज, आप इसको ऐसा समझो कि भाई ये डेटा है, ये मिडिल पॉइंट हमारा मीडियन है, तो ये मुझे ये नहीं बताता है कि ऊपर कितने हैं, नीचे का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस नहीं बताता है। ये सिर्फ ये पॉइंट बता देता है कि इसके ऊपर 50 है परसेंटेज, 50% लोग इसके नीचे हैं, है ना। तो अगर मान लिया कोई स्कोर 1 है और कोई 100 है, तो इधर तो 100, 90, 80 इस तरह का डेटा है, इधर ये है, तो अब इधर बहुत ही कम है, 5, 10, 20 दैट काइंड ऑफ थिंग। तो क्या है कि जब हम हमने मीडियन ये बता दिया कि 50 ऊपर है, 50% नीचे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों डेटा में दोनों एक्सट्रीम डेटा है ना। तो अभी रियली, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताता है कि सारे के सारे स्कोर हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास हैं। तो अब यही हमारा जानना होता है, हमें जानना होता है। तो अगर हमारा सेंट्रल टेंडेंसी मान लिया 50 आ गया या 30 आ गया, मीडियन हमारा 30 है, हमने माना कि 30 से ऊपर 50% डेटा है, 50% डेटा नीचे आ रहा है, लेकिन जो नीचे आ रहा है वो बहुत ही दूर है और जो ऊपर है वो, तो हमारे जो डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? आपके डेटा को डिस्क्राइब करता है कि भाई ऑन एन एवरेज इतना स्कोर होगा या इस तरह का डेटा हमारे पास होगा। लेकिन जब एक्सट्रीम स्कोर्स होंगे तो वो हमारे डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आप तो बता रहे हो 30 है मीडियन, लेकिन उन सारे डेटा में, क्योंकि मीडियन बाकी चीजों को इग्नोर कर रहा है, तो बाकी जो एक्सट्रीम डेटा उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है ना। तो
वहां पे ये मिस गाइड करेगा। तो इसीलिए अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम स्कोर्स ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो आप यूज कर सकते हैं, मोड मीडिया यूज करना ठीक रहेगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, तो क्योंकि वो नहीं हैंडल करता है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंट्रल टेंडेंसी की, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, तेजस, प्रेरणा, नैना? No sir, no. समझ में आ गया क्या बोला मैंने? Yes sir. एंड देन Yes, sir. व्हेन सम स्कोर, है ना, व्हेन सम स्कोर हैव अंडरमाइंड वैल्यू, when certain values are not known, for example the sixth subject could not solve a problem, है ना, जब आपको ये नहीं पता है कि कोई एक नंबर नहीं पता है ना, when some scores have undermined value और when certain values are not known, जब कुछ वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो वहां पे आप मीडियन यूज कर सकते हो। फिर वही बात आती, क्लास में 11 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लिख सकते हैं टिल 10। तो हमारा सेंटर में क्या हो गया, 11 है तो टिल 11 है ना, सेंटर में आपका नंबर कौन सा हो गया, 5। तो हम ये कह रहे हैं 5 ऊपर है 5 नीचे है। अब ये इन वैल्यूज को मीन यूज करता है, इनको सबको प्लस करेगा, फिर से 11 से डिवाइड करेगा तो उसको मीन मिलेगा, लेकिन मीडियन यूज नहीं करा। तो सपोज जो आपका सेकेंड क्लास में कोई बच्चा है, जिसका रोल नंबर सेकेंड है, उसने एग्जाम नहीं दिया, तो उसकी वैल्यू 0 है, उसका, या हम उसकी वैल्यू जानते नहीं है कि उसको कितना स्कोर करेगा, हमें नहीं पता है, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट 11 है। तो यहाँ पे अब आप अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, है ना, या कुछ वैल्यूज आपको छोड़नी पड़ेंगी, सेकंड वाले का कोई नहीं है 0, आप उसको ऐड करो। तो वहां पे अगर कोई स्कोर आपको नहीं पता है, कल भी मैंने बात की थी कि कल अगर कोई स्कोर हमें नहीं पता है इस तरह से, वहां मीडियन हमें काम कर जाएगा, क्योंकि मीडियन को कुछ जरूरत नहीं होती, मीडियन को सिर्फ इतना है कि 50% ऊपर 50% नीचे, उन बाकी का स्कोर कितना है क्या है उनको ना तो इसको कंसिडर करता है ना कुछ भी, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई इस तरह का डेटा हमारे पास है, तो ये सारी चीजें, तो ये पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि अगर इस तरह का डेटा है तो हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। when we have an open-ended distribution, that is one category is 5 or more children, कल हमने एग्जांपल लिया था ये, है ना। तो अगर कोई ओपन कैटेगरी है जहां पे एंड हमें नहीं पता है ना, तो वहां पे भी हम यूज कर, सपोज हमें कोई स्टडी कर रहे हैं हम, और उस स्टडी में हमें देखना है किसके एक बच्चे हैं, 2 3 4 और 5 प्लस वाले कितने हैं, ये हमें देखना है ना। तो अब हमें नहीं पता, इधर के स्कोर्स नहीं पता है, तो हम मीन तो नहीं निकाल सकते कुछ भी, इतने ऑन एन एवरेज इतने बच्चे हैं फैमिलीज में, ये नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे आप मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया कि भाई ये 4 है, इससे ऊपर वाले है तो ये इससे नीचे हो गया, इधर हमने मान लिया कि मैक्सिमम जितने भी बच्चे होंगे 5 की जगह सपोज 8 तक हो सकते हैं हमारे एवरेज, तो मीडियन क्या है 5 हमने निकाल लिया, क्योंकि इस साइड के हमें नहीं पता है ना। तो स्कोर हमें नहीं पता है, तो अब अगर नहीं पता है तो आप एवरेज तो निकाल नहीं सकते, तो उस केस में आप मीडियन निकालना आपके लिए ज्यादा बेटर होता है। देन आता है when data is measured on ordinal scale। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि ऑर्डर में लिखना, रैंक्स में लिखना। रैंक्स में कैसे ना, जैसे परसेंटाइल स्कोर्स होता है, अगर आप लोगों ने कभी कोई एग्जाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही होगा, तो उसमें परसेंटाइल्स निकालते हैं बहुत। तो परसेंटाइल में क्या है, तो मैंने पहले भी बताया है, मैं एक बार ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे परसेंटाइल 1 2 3 4, तो 1 का मतलब होता है सबसे नीचे है, ऑर्डर में है सबसे नीचे, जिसका स्कोर 1 है, किसी का स्कोर 2 है, किसी का 3 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, सपोज मैक्सिमम स्कोर। तो सपोज 1 स्कोर करने वाले लोग 10 है ना, 2 स्कोर करने वाले लोग 30 है, इसको स्कोर करने वाले लोग 40 हैं, 9 स्कोर करने वाले 10 हैं, और 10 स्कोर करने वाले 100 है। तो अब क्या हुआ
कि ये ऑर्डर नहीं है बेटा, कि ये रैंक्स हैं 1, तो एक रैंक पे एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कि आपने एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिया, आपका स्कोर भी 5 आया आउट ऑफ 10, मेरा भी 5 आया, तो हमारी दोनों की रैंक बराबर हो गई, है ना, एक ही रैंक है हम लोग, जबकि स्कोर्स उस रैंक पे 2 हैं। तो इन दैट केस कि आप व्हेन डेटा इज मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल, तो ऑर्डर में आप अगर आपने कुछ किया हुआ है, ऑर्डर्स निकाले हैं, तो अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि भाई 10 है तो 5 + 6 यानी 5.5 के ऊपर 50% लोग हैं, परसेंटाइल है, इसके नीचे 50% लोगों का परसेंटाइल होगा। तो ऑर्डिनल यानी ऑर्डर में अगर कोई डेटा है, ऑर्डिनल है, तो रैंक्स में है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं, मीडियन यूज करना ठीक रहता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू मीडियन? No, sir, no. So now we will talk about mean. मीन क्या होता है, और मीन अर्थमेटिक मीन होता है बेसिकली, और ये सब हम लोग निकालते हैं डे टू डे लाइफ में। क्या इसका जितने भी स्कोर्स हैं उनको हम प्लस कर देते हैं, उनका सम निकाल लेते हैं, एंड देन उसको जो टोटल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन, है ना। तो इट इज ए डेटा फॉर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड or approximately symmetrical, any one of these measures may be used because in a symmetrical distribution all these measures give identical values। तो अब क्या है, सिमेट्रिकल डेटा मतलब जहां पे नंबर एक जैसे हैं, आसपास आ रहे हैं, तो डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हुआ, हमने पढ़ा था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, ये 20 से अगर कर दे तो इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटा है वहां पे हम मीन यूज कर सकते हैं, है ना, या जहां जो हमारा रेशियो और स्केल है, इंटरवल स्केल है, वो जो डेटा है उनमें हम इजली मीन निकाल सकते हैं। तो द मीन इज ऑफन द परफेक्ट MOCT, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, because the mean uses every score in the distribution, it usually is a good representative value। अब क्या होता है, ये अच्छा representative values इसकी होती हैं। Let's take an example to understand क्यों हम इसको अच्छा बोल रहे हैं। नंबर ए, क्योंकि ये सारे स्कोर्स को कंसीडर करता है। सपोज मेरे पास 3, 2, 5, 7, 9, 12, 15 ये डेटा है। तो अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो ये सबको अगर हम प्लस कर देंगे, और टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सबको क्या कहते हैं, सम करके सबका और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा। तो क्या है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको कंसीडर कर रहा है। ये मोड की तरह नहीं है कि सिर्फ हाईएस्ट नंबर को ले रहा है, फ्रीक्वेंसी को ले रहा है। ये मीडियन की तरह भी नहीं है कि सिर्फ सेंटर का एक नंबर लेके और बोल रहा है कि आधे ऊपर है आधे नीचे है। सारे के सारे नंबर को ये आपका क्या कहते हैं, कंसीडर करता है, एंड इट इज सेंसिटिव टू ऑल नंबर्स। मीडियन की तरह नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है तब भी काम चल जाएगा, तो तब भी ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैंने 2 की जगह इसको 3 कर दिया तो मीन चेंज हो जाएगा। तो वेरी सेंसिटिव टू एनी काइंड ऑफ चेंज टू एनी नंबर, सो इट इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स दैट हमने लिए हुए हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है। तो इट इज ए वेरी सेंसिटिव थिंग, है ना, एंड और अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। और जहां पे आपको फर्दर एनालिसिस करनी है स्टैटिस्टिक्स की, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, वहां पे मीन यूज करना, मीन ही हम यूज करते हैं। करना क्या, मीन ही यूज करेंगे, अदरवाइज फर्दर एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, कोरिलेशंस निकालते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, मैनको जो भी निकालते हैं, वो फिर नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं मीन निकालने के बाद, मीन एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशंस। बिसाइड बीइंग ए गुड रिप्रेजेंटेटिव, the mean has added advantage of being closely related to variance and SD। variance क्या होता है कि डेटा, मीन आपने निकाला, ये मीन है, मीन से डेटा इधर कितना जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, तो ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, कितना वेरी कर रहा है ना। तो मीन निकालेंगे तभी हम ये निकाल सकते हैं। वहीं से हम निकालते हैं कि मीन से कितना वेरी कर रहा है मेरा डेटा, तो उसी को हम
मीन डेविएशन भी बोलते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए करना भी हमारे लिए इजी हो जाता है, एंड इट इज रिलेटेड टू वेरिएंस आल्सो। सो ये था आपका मीन मीडियन मोड। कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो मैंने डिस्कस किया अभी इस सारे प्रेजेंटेशन में। कोई डाउट है आपका तो मेरे से आप पूछो, अगर नहीं समझ में आया है, कुछ एग्जांपल्स चाहिए या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, so central tendency is the mean always the best measure, or central tendency no, skew pulls the mean in the direction of the skew। अब स्क्यूनेस मैंने बताई थी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूनेस क्या है, या तो इधर चली गई नेगेटिव स्क्यूनेस, या हमारा डेटा इधर आ गया पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो ये स्क्यूड हो गया। अब स्क्यूड का मतलब समझते हैं क्या होता है ना, इन टर्म्स ऑफ मीन। तो मीन पे किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, अब ये देखो, मीन में कल भी बताया मैंने आई थिंक, जैसे स्कोर्स हैं, सपोज 1, 5, 6, 8, 10, ठीक। अब इसका मीन आपने निकाल लिया, निकाल लो कितना आ जाएगा, 18, 18 एंड 6 24, 24 एंड 6 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6। तो मीन आ रहा है 6, यानी सेंटर में आ रहा है, हमें पता लग रहा है कि दो इधर है दो इधर है ना। और ठीक है, बहुत 5 और 8 और ये सब एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, एक हमें एक आइडिया लग रहा है कि हमारा डेटा किस तरह का होगा। लेकिन सपोज एक स्कोर आ जाए 100, स्क्यूड हो गया। अब 100 अगर इसमें ऐड हो गया, 130 हो गया, इसका मीन क्या हो जाएगा, बोलो 21.6। 21.6 हो जाएगा। कितना डेविएशन हो गया, तो अब ये इसको मैक्सिमम डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो मतलब अगर एक स्क्यूड हो रहा है, यानी कि एक एक्सट्रीम स्कोर अगर आ जाता है, तो सारे मीन की जो मीन को गड़बड़ कर देता है। फिर मीन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है आपके डेटा को, क्योंकि एक एक्सट्रीम स्कोर ने सारे के सारे को चेंज कर दिया। तो इसी को हम स्क्यूनेस बोलते हैं। यानी अगर कोई डेटा, ऐसे समझो ये है और एक डेटा इधर ज्यादा आ गया, तो ये इस तरह से इधर खिसक जाएगा, ज्यादा हो गया स्क्यूनेस आ गई, कम हो गया तो इधर खिसक गया, है ना, तो ये स्क्यूनेस आ गई। तो अगर एक्सट्रीम स्कोर्स हैं तो मीन गड़बड़ कर देगा। इसीलिए बार बार जब हम करते हैं कि हम, ये बोला जाता है कि जो एजम्पशन है टी टेस्ट करने का, एफ टेस्ट करने का, या जो भी पैरामेट्रिक टेस्ट करने का, वो पहला एजम्पशन यही है कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है, सैंपल जो हो जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यही तो हम बार बार बोलते हैं जंक्शंस में, कहीं भी पढ़ते हैं। तो ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर डेटा एक्सट्रीम में आएगा तो गड़बड़ है। ठीक है, तो अब ये देखो सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्क्यू सेंटर। अब ये स्क्यूड डेटा हो गया। नॉर्मल इसमें सेंटर में तीनों होते हैं, मीन मीडियन मोड हमने बात की। अब मैंने ये कर दिया ऐसे, ये हो गया स्क्यूड। अब स्क्यूड में मोड क्या है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये सबसे ज्यादा ये है, तो ये मोड हो गया। मीडियन वो पॉइंट है जहां से 50% इधर 50% उधर, यानी यहां से करीब 50% डेटा इधर है, ये कर दिया। मीन हमारा आ गया यहाँ पे, जिसमें क्या हो गया कि ये ज्यादा पॉइंट, ज्यादा लोग इधर रह रहे हैं, इधर कम लोग हैं। तो ये अगर सेंट्रल टेंडेंसी स्क्यूड है हमारी, अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, अब सिमिलरली यहाँ पे देखो मीन मीडियन मोड ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मोड अगर इधर हो गया तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी,
मोड हो जाएगा, 50% वाला ये मीडियन हो गया, ये तो ये शिफ्ट हो जाएगा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सब कुछ सेंटर में है। तो इसीलिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं, इट इज एम्फसाइज्ड दैट योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसीलिए इतना सारी स्टैटिस्टिक उसी पे बेस्ड है, जितना भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी है सारी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। नाउ distribution. So central tendency simplifies and describe our distribution by providing a representative score. Central tendency क्या करती है कि representative score बता देती है कि ये हमारा है और ये हमारा मीडियन मोड है, आधे लोग इधर हैं आधे लोग हैं, मैक्सिमम यहाँ पे है ना। तो ये हमें बता देता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है हमारे इंटरप्रिटेशन को कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी मीन अगर 10 आया है तो कहने का मतलब है इधर होंगे 9, 8, 7 ऐसे, इधर होंगे 11, 12, 13। तो इसी के आसपास सारे डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैक्सिमम स्कोर मीन के आसपास है, ये मुझे बताता है। व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल स्कोर्स एंड द मीन, इसी को हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। अब वेरिएबिलिटी क्या बोलते हैं समझते हैं, यहाँ पे आगे भी शायद दिया होगा। ये है, ये मेरा मीन आ गया। वेरिएबिलिटी क्या है, ये एक स्कोर है, सपोज ये हमारा मीन है 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 8, ये हो गया 7। लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वे। तो मीन इज 10, तो मीन से 11 की दूरी कितनी है 1, 12 की 2, 13 की 3। तो डेटा वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, जितना हम इधर जा रहे हैं प्लस होता जा रहा है, इधर -1, -2, -3 ऐसे आ रहा है। तो कहने का मतलब मीन से डिस्टेंस कितना है हर एक स्कोर का, दैट इज व्हाट वी कॉल वेरिएबिलिटी। डेटा वेरी करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं, मीडियन मोड सब में ये मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं। तो डेटा मीन से कितना दूरी पर है वो चीज को हम मतलब हर एक इंडिविजुअल डेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल वेरिएबिलिटी। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बार आपने पढ़े होंगे, नो डाउट, आई नो। इवन 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर ह्यूमैनिटीज थी नहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, एमए में। लेकिन कई बार क्या होता है डेटा क्लियर नहीं होता है हमसे, हम चीजें क्लियर नहीं होती हैं, हमसे पढ़ के एग्जाम दे देते हैं। तो मेरा मेन ये है कि एट दिस लेवल एटलीस्ट यू शुड बी वेरी क्लियर कि क्या है। तो समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अंजू, नैना, प्रेरणा, तेजस, वर्षा, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो समझ में आ गया वेरिएबिलिटी क्या होती है, वेरिएबिलिटी क्या होती है। तो नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस MOCT, measure of central tendency,